अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा एरिया ईरा या टॉपिक है वो है 18th सेंचुरी नावल। 18th सेंचुरी के ट्रेड्स हम पढ़ चुके हैं और 18th सेंचुरी के जो प्रोज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एज में जो एक ख़ास बात नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एजेस वो ये कि इस एज में एक नई जॉनरा इंट्रोड्यूस होती है। दैट जॉनरा वाज नावल। इससे पहले पोइट्री मौजूद थी, ड्रामा वाज देयर, पोइट्री वाज देयर, प्रोज वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर ऑलरेडी, बट देयर वाज नो जॉनरा लाइक नावल। नावल जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक नया जॉनरा था, तो इसलिए इसका नाम भी नावल रखा गया, मीन्स न्यू। तो इसमें जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें दो तीन बड़े नाम हैं, दोज हु रोट सम वेरी गुड नावल्स। स्टार्ट के दो नामों में हमारे पास दो नाम, ये मैंने दोनों नाम पैरेलल लिखे हैं आपके सामने। वन इज़ जॉन बनियन एंड अदर वन इज़ डैनियल डेफो, बेसिकली प्रोज राइटर्स। दोनों का कमाल ये है कि दोनों में एक इन्होंने जो राइटिंग स्टार्ट की वो उसको हम रेगुलर नावल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ऐसी प्रोज फिक्शन थी कि जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी मौजूद थे। दीज वर द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स, जिसके अंदर एक ख़ास हद तक एक एक्सेप्टेबल प्लॉट भी मौजूद था। ट्रू सेंस में वी कैन नॉट कॉल देम एज नावलिस्ट, लेकिन इन्होंने, ये दोनों वो लोग थे कि जिन्होंने 18th सेंचुरी के स्टार्ट में नावल की एक बुनियाद रखी। जॉन बनियन के यहाँ इनकी जो फेमस बुक है दैट इज़ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बेसिकली एलिगरी है। He was the gentleman who instead of taking some other characters, some other persons from life around him, instead of taking such persons, he presented himself in the story. इसने अपना आप रिवील किया। इसकी स्टोरीज में आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलेगा। इसकी स्टोरी अगरचे ऑटोबायोग्राफिकल है बट बेसिकली इट इज़ एन एलिगरी। तो ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये एक एलिगरी है, और आपको एलिगरी और ऑटोबायोग्राफिकल का एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन मिलेगा। स्टोरीज़ ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर की स्टोरीज़ आइलैंड के ऊपर और लाइफ के एडवेंचर्स के ऊपर बेस्ड जो अपनी आप बीती है वो जॉन बनियन ने इन अपनी राइटिंग्स में पेश की। सेकंड बिग नेम डैनियल डेफो, ऑटोबायोग्राफिकल ये भी थे। इन्होंने एक चीज़ जो कमाल की वो ये की कि इनकी हाँ राइटिंग में जो कैरेक्टर्स की जो इनर मोटिव्स हैं, जो इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड है वो आपको नज़र आएगी। साइकोलॉजिकल, अगर एक कैरेक्टर है जैसे कि एक रॉबिन्सन क्रूसो में एक आइलैंड की स्टोरी है, अलेक्जेंडर सल्कर की एडवेंचर्स की स्टोरी है एक आइलैंड के ऊपर और उनके ऊपर फेस करते हुए उनके मिसफॉर्चून्स और उनके जो लाइफ है, तो ये इनकी जो स्टोरी है ये एट द सेम टाइम इफ़ इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इफ़ ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड ये साइकोलॉजिकल इस तरह से है कि इसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर, द वन हु इज़ फेसिंग मिजरीज, द वन हु इज़ फेसिंग ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, तो उसकी जो माइंड की इनर वर्किंग है वो हमें इस जो पीस ऑफ राइटिंग इसके अंदर नज़र आती है। ये इनका मास्टरपीस है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में ये भी कहते हैं, कीप इन माइंड, Robinson Crusoe is considered as the very first writings which is closest to the nature and definition of novel. So Robinson Crusoe को हम पहला नावल कह सकते हैं according to some of the critics. मॉल फ्लैंडर्स इनकी एक और बुक है, रुखसाना, कैप्टन सिंगलटन, ये इनकी चंद एक और बुक्स हैं उसी दौर की प्रोज फिक्शंस हैं। इस दौर की जो प्रोज फिक्शन, इसमें आपको मोस्टली आपको एडवेंचर स्टोरीज, फोक टेल्स को कैरेक्टर्स के साथ मिला के, किसी में ऑटोबायोग्राफिकल आ जाएगा, किसी में थोड़ा सोशल एलिमेंट नज़र आ जाएगा, सोसाइटी का थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ जाएगा। तो इन राइटिंग्स में फार्सिकल, कॉमिक, तो इससे मिलते जुलते आपको स्टोरीज मिलेंगी डैनियल डेफो में। तो डैनियल डेफो और जॉन बनियन बोथ बिलोंग टू द सेम एज, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बोथ नेम्स इन पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इनसे भी बड़ा नाम हमारे सामने अभी एक मौजूद है जिनके बारे में अनडाउटेडली वी कैन से दैट ही इज़ द फर्स्ट रेगुलर नॉवलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अराउंड 1740 पहला नावल लिखने वाले सैमुअल रिचर्डसन। पामीला नेम लिखा, पामीला और वर्चू, द वर्चू रिवार्डेड, ये इसका पहला नावल का नाम था।
Samuel Richardson focused on the social and moral conditions of the society. 17th century 18th century society, इंग्लैंड में क्या उस वक्त सर्कमस्टांसेस थे, सोशल लाइफ कैसी थी, व्हाट वर द मॉरल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी. Moral corruption was there. We have already seen in the case of Henry Fielding's Joseph Andrews and in Pamela. तो वो जो उस दौर की इल्स थी वो उन्होंने हाईलाइट की. पामीला में भी, पामीला एक ऐसी यंग गर्ल who was time and again seduced by her master, and later on she was rewarded with the marriage with the same person. तो इसमें एक कहानी है जिसमें पामीला को एक बड़ी ही वर्चुअस लेडी के तौर पे, वर्चुअस गर्ल के तौर पे, चेस्ट वुमन के तौर पे दिखाया गया, और उसका मालिक उसको सेड्यूस करता है तो वो उसके बहकावे में नहीं आती. एंड एट टाइम कम्स व्हेन ही इम्प्रेस्ड बाय द चेस्टिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल, ही ऑफर्स हर द मैरिज बॉन्ड, तो उनकी शादी हो जाती है. तो ये एक इस तरह से कहानी है. उस दौर में इस तरह की कहानी लिखना, इट वाज एन अपहिल टास्क. एक ऐसी जो मॉरल कंडीशंस चल रही थी. सो एनी हाउ, इसी तरह नेक्स्ट इनकी बुक है क्लारिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग वुमन. तो वो कहानी भी इसी तरह से है, उसमें भी किसी तरह की लड़की की, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ रियल वुमन, द वन हु फेसेस मिसफॉर्चून्स एंड ट्रायल्स. तो आपको अगर सैमुअल रिचर्डसन की ऑल इन ऑल ओवरऑल मैं अगर एक पिक्चर दिखाऊं तो सैमुअल रिचर्डसन की राइटिंग्स में आपको जो चीज़ नज़र आती है वो एक डाइडेक्टिक टोन नज़र आती है, एक मॉरलिस्टिक प्रीचिंग नज़र आती है, एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन नज़र आती है, साइको एनालिसिस नज़र आता है, ह्यूमन हार्ट और इंसान का जो फीलिंग्स हैं उनका एक्सप्रेशन नज़र आता है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इट वाज अ डाइडेक्टिक इन नेचर, सैमुअल रिचर्डसन्स writings. But most importantly about Samuel Richardson, he was the first person who was considered as the novelist. इसका प्लॉट किसी हद तक रेगुलर प्लॉट है पामीला का, तो इससे ऑनवर्ड फिर नॉवेल जो है वो लिखा जाने लगा. द नेक्स्ट जेंटलमैन हु फॉलोड हिम एंड टू सम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द क्रिटिक्स, दिस जेंटलमैन हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. लोग ये भी कहते हैं कि जी पामीला का जो नावल था, इट वाज नॉट एज मच रिच in terms of plot construction, in terms of characters portrayal, in terms of language, in terms of all the other accessories and ingredients of a novel. उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, वो सारे का सारा. उस दौर में एक और बहुत रवाज था राइटिंग में, डाइग्रेशंस बहुत ज़्यादा थी. एक कहानी का एक प्लॉट, एक ट्रैक चल रहा होता तो उसमें डाइग्रेसिव स्टोरीज शामिल कर दी जाती थी. तो हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल. जोसेफ एंड्रूज लिखा. जोसेफ एंड्रूज वाज टू सम एक्सटेंट कॉपी ऑफ पामीला. जोसेफ एंड्रूज में एक यंग लड़का है हु इज़ अ सपोज्ड ब्रदर ऑफ पामीला. पामीला उसकी सिस्टर है, तो वो उसको, बल्कि कहानी में हम देखेंगे पामीला को वो ख़त भी लिखता है. इस कहानी में जोसेफ एंड्रूज को सेड्यूस करती है उसकी अपनी जो मालिकन होती है, जो उसकी लैंड लेडी होती है, लेडी बूबी, और वो उसके बहकावे में नहीं आता. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिवार्डेड, वो होता ही है कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है. तो फिर वो वहाँ से निकलता है एंड हियर स्टार्ट्स हिज स्टोरी. देयर वाज इट वाज अ वेरी वर्चुअस कैरेक्टर, मिस्टर पार्सन एडम्स, हु अकम्पनीज हिम. और वो फिर इनके एडवेंचर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर इनकी बहुत सारे लोग इनको मिलते हैं. बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो इसके नावल हैं हेनरी फील्डिंग के, ये पिकारेस्क ट्रेडिशन पे लिखे गए हैं. पिकारेस्क स्टोरी ऑफ आर रॉ, पिकारो से वर्ड निकला है, तो पिकारो मीन्स अ रॉग. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग ट्रैवलिंग हीरो हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये एक यंग ट्रैवलिंग हीरो की कहानी होती है जो बहुत सारी जगहों पे सफ़र करता है, बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो मार खाता है, हर तरह के लोग उसको मिलते हैं, प्रोफेशंस के लोग मिलते हैं. He comes across parsons, he comes across the noblemen, he comes across bad people. तो गुड बैड का ये चक्कर चलता रहता है. जॉनथन वाइल्ड भी इसी पिकारेस्क ट्रेडिशन पे, इसका जो सेकंड नावल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ये एपिक और ड्रामेटिक, ये ऑटोबायोग्राफिकल है कुछ. तो ये एपिक और ड्रामेटिक एडवेंचर्स वगैरह की का एक मिक्सचर सा है. एमिलिया इनका चौथा नावल है, वो भी एक औरत की कहानी पे है. औरत की जो एक आप कह लें मिसफॉर्चून्स होती हैं. एक ख़ास सब्जेक्ट है लिटरेचर में कि मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक जैसे माइंडसेट के, एक जैसे
आप कह लें कि मेंटल हार्मनी जिनमें नहीं होती, तो उसमें कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ये एमिलिया में दिखाया गया है। इसी दौर के एक और बाकी जो चंद एक हैं जो नेम्स, वो अगरचे उतने बड़े नावलिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। लॉरेंस स्टर्न है सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ लिखने में, ट्रिस्टम शैंडी है सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, तो इनके यहाँ थोड़ी सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमिक सिचुएशंस हैं, कॉमिक लैंग्वेज है, कैरिकेचर टाइप, तो इनको आप लॉरेंस स्टर्न को आप शामिल कर सकते हैं इसमें। ओलिवर गोल्डस्मिथ है, द विकार ऑफ वेकफील्ड सबसे मशहूर इनकी बुक है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु गोज थ्रू मिसफॉर्चून्स। तो आपको जैसे आपने इसमें देखा, इसी तरह आपने पिछली बुक्स में भी देखा, तो आपको जो रिलीजियस लाइफ है वो आपको नज़र आएगी, रिलीजियस करप्शन नज़र आएगी, पर्सन्स नज़र आएंगे। They have been assigned a duty to preach religion. They have been assigned to manage the affairs of the church, but they are not. They are busy somewhere else. They are busy in the business of hogs, and they are busy somewhere grabbing money around them. They are the servant. They become the servants of feudals. तो जो एक करप्शन है चर्च में पाई जाती है वो भी आपको इसमें नज़र आएगी। आपने हेनरी फील्डिंग के केस में देखी, आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी। टोबियास स्मॉलेट ये कंटेम्प्रेरी हैं इनके लॉरेंस स्टर्न के। रॉडरिक रैंडम और हम्फ्री क्लिंकर इनकी बुक्स हैं। बेसिकली दीज आर फार्सिकल कॉमेडीज़ विद एग्जैजरेटेड लाफ्टर एंड कैरिकेचर, फार्सिकल कॉमेडीज़ टाइप इन्होंने लिखी एग्जैजरेटेड स्टाइल के साथ। तो यही एग्जैजरेटेड स्टाइल जो है आपको बाकी भी इस दौर के जो बाकी राइटर्स हैं उनके यहाँ भी कहीं कहीं आपको स्टोरी के अंदर नज़र आता है। तो ये आपके सामने है एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ऑफ 18th सेंचुरी नावल। डिटेल वन बाय वन इनके जो बड़े नावल्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट ओवरऑल वी कैन से दैट 18th सेंचुरी गिफ्टेड अस विद अ न्यू genre of genre in English literature, that was novel. इस में आई कैन सम इट अप कि इसमें इस एज में जो दो सबसे बड़े नाम हैं वो सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है। जॉन बनियन और डेनियल डेफो को हम कह सकते हैं कि वो इनके प्रेडिसेसर थे और वो इस पाइनियर्स थे प्रोज फिक्शन में। कुछ छोटे नाम आपके सामने पेश किए। दिस वाज ऑल अबाउट 18th सेंचुरी नावल विद सम मोर genre and some more history. I'll come in next video. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Thanks for watching.